तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। कहते हैं कि अगर आप किसी के लिए गड्ढा खोदते हैं, अगर आप किसी का बुरा चाहते हैं तो वो चीज़ें आपके पास लौट के जरूर आती हैं। आप किसी का बुरा कर रहे हैं तो उसी में आपका भी बुरा हो जाएगा। आप किसी के लिए गड्ढा खोद रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप खुद भी उसी गड्ढे में गिरेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। अब चाहे आप कोई नॉर्मल किसान हो, चाहे आप कोई बहुत गरीब आदमी हो, या फिर किसी बहुत रईस खानदान के कोई रईसजादे हों, या फिर किसी मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात कोई सिपाही ही क्यों ना हो। आज की कहानी में भी ठीक ऐसा ही कुछ हुआ। आज की कहानी एक ऐसे सिपाही की है जो बाकायदा दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा में तैनात है। उसके बावजूद भी उसने वहाँ से बैठे बैठे एक साजिश रची और उस साजिश के अंत में उसी साजिश का शिकार ये खुद हो गया। और जिस हिसाब से ये खुलासा भी हुआ वो चीज़ भी अपने आप में बड़ी हैरान करने वाली है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है 26 मार्च साल 2023। 26 मार्च साल 2023 दिल्ली की पुलिस में एक हेड कांस्टेबल जिसका नाम है गोपीचंद। गोपीचंद बेहद फिट, बेहद मिलनसार। कहते हैं कि आज भी लोग इसकी फिटनेस की उस बिरादरी में एक तरह से मिसालें देते थे कि अगर कोई फिट हो तो गोपीचंद जैसा हो, नहीं तो फिर ना ही हो। गोपीचंद अपने सीनियर अफसरों से भी बड़ी अच्छी तरीके से बात करता, बड़ा ही हंसमुख स्वभाव का लड़का था। इसका परिणाम यह हुआ कि थोड़े टाइम तक तो उसने नॉर्मल ड्यूटी की, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा अपने फिजिक और अपने अच्छे व्यवहार के चलते इसकी ड्यूटी लगा दी जाती है दिल्ली की मुख्यमंत्री यानी दिल्ली के जो सीएम है अरविंद केजरीवाल के घर पे, जो सीएम आवास होता है। अब सीएम आवास के बाहर ड्यूटी देना अपने आप में ये भी बड़ी एक तरह से अच्छी बात थी, एक तरह से बड़ी खुशी की बात थी उसके लिए। अब ये बेहद खुशी मन से जो गोपीचंद था सीएम आवास पे अपनी ड्यूटी देता, अपने कांस्टेबल बिरादरी में बढ़ चढ़ के अपने किस्से बताता कि कैसे लोग उसको घेर लेते हैं, किस हिसाब से वो मुख्यमंत्री के घर की सुरक्षा कर रहे हैं, तमाम चीज़ें करता रहता। अपनी ड्यूटी करता, ड्यूटी करके घर पे आता जहाँ इसका किराए का कमरा था। सारी चीज़ें ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन इसी बीच एक दिन इसके घर से फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाले इसके घर के लोग कहते हैं कि काफ़ी टाइम गुजर गया, लगभग कई महीने हो गए और तुम घर पे नहीं आए, तो काफ़ी टाइम से ड्यूटी दे रहे हो तो छुट्टी ले लो और चले आओ घर पे थोड़ा टाइम साथ रहना, उसके बाद चले जाना। अब ये बात जब सुनता है इसे भी लगता है कि चलो ठीक है, काफ़ी टाइम हो गए घर पे रहे, अब चलते हैं घर पे, आराम से रहेंगे थोड़े टाइम तक, उसके बाद फिर लौट के आएंगे। इसीलिए जो गोपीचंद है लीव एप्लीकेशन डालता है और किस्मत से चूँकि इसका जो व्यवहार था और ये छुट्टी वगैरह बहुत कम लेता था तो इसकी लीव एप्लीकेशन मंजूर हो जाती है। अब लीव एप्लीकेशन मंजूर हुई, मंजूर होने के बाद ये 26 तारीख को दिल्ली से चलता है। चलने के बाद मेरठ पहुंचता है अपने शहर। मेरठ में फिर अपने घर की तरफ बढ़ता है। घर पहुंचता है, पहुंचने के बाद घर वालों से मिलता है। मिलने के बाद फिर बाइक उठाता है, बाइक उठाने के बाद कहीं निकल जाता है। अब घर वालों को लगा कि ठीक है, किसी दोस्त से या फिर किसी अपने खास आदमी से मिलने गया होगा, कितने महीनों बाद आया है तो पता नहीं कितने लोग इसको बुला रहे होंगे अपने अपने घरों पे। घर वाले शुरू में ध्यान नहीं देते, लेकिन अब रात हो गई और जो गोपीचंद था वो लौट के आया नहीं। तो फिर जो पिता थे उनको लगा कि ऐसे तो कभी हुआ नहीं, गोपीचंद चाहे जितना बड़ा आदमी बन जाए, चाहे जितना उम्र में बड़ा हो जाए, लेकिन घर पे रहता है तो टाइम से ही घर पे आता है। तो अब पिता जो थे गोपीचंद को फ़ोन करने लगते हैं। इधर गोपीचंद की वाइफ भी गोपीचंद को फ़ोन कर रही है। लगातार फ़ोन जा रहा है, थोड़े टाइम तक फ़ोन गया, उसके बाद फ़ोन स्विच ऑफ। अब घर वालों को लगा कि ये क्या मुसीबत है, कम से कम एक बार फ़ोन उठा लेना चाहिए था, और अगर फ़ोन स्विच ऑफ किया है तो कम से कम एक बार बता देना चाहिए था। अब घर वाले चाहे पिता हो चाहे पत्नी हो, गोपीचंद के दोस्तों के पास, गोपीचंद के रिश्तेदारों के पास, जहाँ जहाँ उसका उठना बैठना हुआ हर उस जगह पे अब गोपीचंद को तलाश रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, खोज रहे हैं, और हर जगह से बस एक जवाब मिल रहा कि गोपीचंद यहाँ नहीं आया। अब रात भर घर वाले इधर उधर खोज रहे हैं, घर वाले इधर उधर फ़ोन कर रहे हैं, जगह जगह दौड़ रहे हैं, लेकिन जब हर जगह दौड़ के, हर जगह खोज के जब गोपीचंद का कुछ पता नहीं चला, तो फिर अब गोपीचंद के पिता को लगा कि ये मामला जो है किसी दूसरे ही दिशा में जा रहा, तो चलो अब FIR कर देते हैं।
अब पिता के दिमाग में ये बात आई, पिता फौरन जाता है, FIR करता है, जो वहाँ का थाना है सरधना थाना। वहाँ पे बताता है कि कैसे उनका बेटा जो दिल्ली में एक हेड कांस्टेबल है, CM आवास के घर के सामने उसकी ड्यूटी है, बाकायदा वहाँ से आया तो यहाँ पे आने के बाद कहीं निकला, निकलने के बाद गायब। अब पुलिस वाले जब ये बात सुनते हैं तो उनके हाथ पांव कांप गए कि दिल्ली पुलिस में एक हेड कांस्टेबल जो CM आवास पे ड्यूटी दे रहा इस तरह से गायब। फ़ौरन वो दिल्ली फ़ोन करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वहाँ पे लौट के वापस चला गया हो, कोई इमरजेंसी आ गई हो। अब दिल्ली पुलिस जब फ़ोन उठाती है और पूछती है कि क्या हुआ, तो इधर जो सरधना थाना के पुलिस वाले थे वो बताते हैं कि कैसे गायब, कहीं वहाँ गया कि नहीं गया। तो दिल्ली वाले उधर से कहते हैं कि नहीं गया। अब दिल्ली वाले साथ ही थोड़ा सा राहत की सांस भी लेते हैं कि कम से कम पुलिस का एक आदमी गायब है तो ऑन ड्यूटी नहीं गायब हुआ है, छुट्टी पे गायब है। अगर ऑन ड्यूटी पे गायब होता तो ये भी अजब मुसीबत थी। अब दिल्ली पुलिस वाले थोड़ा बहुत रिलैक्स होते हैं, लेकिन फिर उनको भी चिंता है कि हमारे डिपार्टमेंट का एक कांस्टेबल, वो भी इतना ईमानदार, इतना तेज तर्रार, अचानक से कैसे गायब। अब चाहे दिल्ली पुलिस हो चाहे सरधना पुलिस हो, ये दोनों थाने के लोग अब इस गोपीचंद को ढूंढने में एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं। परिवार वालों से पूछताछ करते हैं कि किसी से कोई दुश्मनी या फिर किसी से कोई रंजिश। लेकिन अब इसमें भी एक बात थी कि अगर किसी से कोई दुश्मनी हो, किसी से कोई रंजिश हो, तब भी एक पुलिस वाले के ऊपर हाथ डालना ये अपने आप में हजम नहीं होता। पुलिस वाले ये भी पूछते हैं कि क्या किसी से कोई प्रेम प्रसंग, किसी से कोई लव अफेयर तो नहीं है जिसके साथ ये निकल गया हो कहीं। इस पे भी घर वाले कहते हैं कि नहीं, वो तो बड़ा अच्छा बच्चा था, बहुत लॉयल था अपनी वाइफ को लेके। अब यहाँ से भी कुछ नहीं नसीब हो रहा पुलिस वालों को। अब पुलिस वाले जो गोपीचंद था उसकी CDR यानी लास्ट लोकेशन निकलवाते हैं। लास्ट लोकेशन निकलवाते हैं तो पता चलता है कि जो गोपीचंद का मोबाइल है हस्तिनापुर से थोड़ा पहले ही स्विच ऑफ हो गया। अब इसकी कॉल डिटेल निकलवाते हैं कि हो सकता है कोई संदिग्ध नंबर मिल जाए। तो यहाँ से भी कुछ पूजा पाठ करने वाले पंडितों पुजारियों के नंबर थे, कुछ परिवार वालों के नंबर थे, वाइफ के नंबर थे, पिता के नंबर थे, और कोई ऐसा कॉमन नंबर या फिर कोई संदिग्ध चीज़ मिली ही नहीं। अब यहाँ से भी कोई नहीं मिल रहा कुछ सबूत, यानी ना कोई दुश्मनी का एंगल, ना कोई प्रेम प्रसंग, ना ही कोई और बात। तो फिर आखिर ये गोपीचंद गायब कहाँ हो गया। अब पुलिस वाले छानबीन करते रहते हैं, जांच पड़ताल करते रहते हैं, और तभी पुलिस वालों के दिमाग में एक बात खटकती है कि परिवार वालों ने बताया था कि जो गोपीचंद है घर से एक बाइक लेके निकला था। तो कम से कम अगर मोबाइल की लोकेशन नहीं मिल रही तो उस बाइक के बारे में अब ढूंढते हैं। पुलिस वाले इसी उम्मीद में कि शायद बाइक से कुछ पता चल जाए। बाइक का जो डिस्क्रिप्शन था उसको अलग अलग थानों में शेयर करते हैं, अलग अलग जगह वायरल करते हैं, साथ ही मामले की गंभीरता बताते हैं कि ये जो गायब हुआ है ये कोई साधारण इंसान नहीं, ये CM आवास के सामने के गार्ड है। तो अलग अलग थाने के लोग भी सचेत होते हैं, इस मामले को बड़ी गंभीरता से लेते हैं। इधर समय गुजरता जा रहा था, ना कोई सबूत हाथ लग रहा था, ना ही कोई सुराग हाथ लग रहा था। टोटल 10-12 दिन बीत गए। अलग अलग लोगों से पुलिस वाले पूछताछ कर रहे हैं, अलग अलग लोगों से छानबीन कर रहे हैं, अलग अलग हर उस जगह पे CCTV कैमरे वगैरह को भी खंगाल रहे हैं जहां कहीं से जाने के कोई निशान मिल सकते थे। हर उस संदिग्ध आदमी को उठाया भी जा रहा था जिससे कभी इसकी कोई रंजिश रही हो, लेकिन न कहीं से कोई सबूत, न कहीं से कोई सुराग। पुलिस वालों के हाथ खाली। इधर प्रेशर भी, चूंकि मामला CM आवास से जुड़ा हुआ। थोड़ा टाइम गुजरा और आ जाती है 12 अप्रैल की तारीख, यानी इसी महीने की 12 तारीख को। जिस बाइक से ये गोपीचंद निकला था उस बाइक का लोकेशन मिल जाता है और पता चलता है कि ये बाइक हस्तिनापुर में एक गांव है सुरेजपुर, और इसी गांव के पास खड़ी हुई है। और ये बाइक पहले पानी में डूबी थी, किसी ने पानी से निकाला। अब पुलिस वाले फौरन भाग के वहाँ पे जाते हैं। जाने के बाद उस बाइक को अच्छे से चेक करते हैं कि बाइक कहाँ डूबी थी, क्या डूबी थी। तो पता चलता है कि ये बाइक तो गंगा नदी में डूबी थी। अब अजब मुसीबत कि एक आदमी दिल्ली से चला, मेरठ पहुँचा, मेरठ से हस्तिनापुर पहुँचा, वहाँ से फिर गंगा नदी में इस गाँव में क्या माजरा है। पुलिस वाले उस जगह के आसपास के जितने लोग थे उनसे पूछताछ करते हैं, इस उम्मीद में कि शायद कोई ऐसा हो जिसने यहाँ पे किसी को आते हुए देखा हो, किसी ने बाइक को फेंकते हुए देखा हो, या फिर कोई और चीज़ देखी हो। लेकिन वो जगह इतनी सुनसान थी, इतनी वीरान थी कि वहाँ पे सिर्फ मुर्दों को लाया जाता था। वहाँ सिर्फ मुर्दों का अंतिम संस्कार होता था और कोई जिंदा आदमी वहाँ पे आता ही नहीं था, कोई भूत के डर से, कोई इस चीज़ के डर से कि यहाँ पे क्या जाएं।
तो फिर कोई ऐसा मिला ही नहीं जिसने इस मामले में कुछ भी देखा हो। अब 26 तारीख को एक आदमी गायब हुआ है। 26 का वो महीना बीता, इधर 12, इधर वो 12 4 16 दिन बीत गए। सबूत के नाम पे, सुराग के नाम पे महज एक बाइक हाथ लगी और ना कोई डिटेल है, ना कोई और चीज़ है। तो पुलिस वाले मामला सुलझाएं कैसे? पुलिस वाले अपने तरीके से छानबीन कर रहे हैं, अपने तरीके से जांच पड़ताल कर रहे हैं, हर जगह पूछताछ कर रहे हैं। थोड़ा टाइम और गुजरा और जब पुलिस वालों के हाथ कुछ भी नहीं लग रहे थे, ना कोई सबूत, ना कोई सुराग, ना ही कोई संदिग्ध चीज़, तो वहाँ के जो एसपी थे कमलेश ठाकुर, फिर उनके दिमाग में एक आइडिया आता है कि आमतौर पे जो क्राइम वगैरह होते हैं और इतना टाइम हो गया तो जाहिर सी बात है ये आदमी या तो खुद से कहीं छुपा हुआ है या फिर किसी ने इसको छुपाया हुआ है। तो ऐसे मामलों में दो ही चक्कर होते हैं, या तो जर या तो जोरू। तो जोरू का कोई मैटर यहाँ पे निकल के सामने नहीं आ रहा, कोई एक्सटर्नल अफेयर था नहीं, तो फिर मैटर पैसे का होगा। इसीलिए अगर इस गोपीचंद के जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है पैसे की, अगर उसको एक बार चेक करें तो हो सकता है वहाँ से कुछ मिल जाए। इसी उम्मीद में अब पुलिस वाले इस गोपीचंद की एक ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को, इसके जीपे को, इसके अमेजॉन पे को बाकायदा जब चेक करते हैं तो पता चलता है कि 25 तारीख, 26 तारीख यानी गायब होने के एक दिन पहले और जिस दिन गायब हुआ उस दिन एक ही नंबर पे लगभग एक बार में 1 लाख और एक बार में 2.5 लाख यानी टोटल 3.5 लाख रुपए भेजे गए हैं। और ये नंबर गायब होने के कुछ टाइम पहले इस फ़ोन के साथ बातचीत और संपर्क में भी था और इस नंबर से कई बार पहले भी बहुत बातें हुई हैं और इस नंबर पे कई बार पैसे भी भेजे गए हैं। अब पुलिस वाले जब पैसे का ट्रांजैक्शन देखते हैं और साथ ही देखते हैं कि गायब होने के कुछ टाइम पहले इस नंबर से थोड़ी बहुत बात भी हुई है, तो पुलिस वाले फ़ौरन अब इस नंबर के मालिक के पीछे पड़ते हैं, पता लगाते हैं कि इस नंबर का मालिक कौन है। तो पता चलता है कि ये नंबर किसी गणेशानंद के नाम के आदमी का है और ये गणेशानंद फतेहपुर में एक जगह है हुसैनगंज, वहाँ का रहने वाला। अब एक आदमी जो फतेहपुर के हुसैनगंज का है, उसका इस आदमी से क्या संपर्क? परिवार वालों से पूछा जाता है कि क्या कभी वो फतेहपुर या हुसैनगंज में किसी से जुड़ा हो कोई संपर्क। परिवार वाले साफ इनकार कर देते हैं कि हुसैनपुर या फतेहपुर का कोई मतलब ही नहीं मेरे बेटे से, उसके बारे में तो कभी जिक्र ही नहीं किया। अब इसके बाद जब यहाँ से कुछ मिला नहीं तो फिर इस गणेशानंद की लास्ट लोकेशन चेक की जाती है। लास्ट लोकेशन निकाली जाती है तो फिर पता चलता है कि इसका लास्ट लोकेशन चित्रकूट है। अब पुलिस वाले फिर पूछते हैं कि चित्रकूट से कोई संपर्क तो नहीं था। इस पे भी परिवार वाले साफ मना कि चित्रकूट से भी कोई संपर्क नहीं। अब ये माजरा क्या था, ये मैटर क्या था, पुलिस वाले कुछ भी नहीं समझ पा रहे थे। इधर जो गणेशानंद था उसके बारे में कोई और जानकारी मिल ही नहीं रही थी, ना ही कोई ऐसा इन्फॉर्मर मिल रहा था जो गणेशानंद के बारे में कुछ जानता हो। उधर पूछताछ की गई इसके हुसैनगंज में तो पता चला वहाँ से तो कई साल पहले ही निकल चुका है। काफ़ी टाइम तक अब इसके बारे में जब पुलिस वाले पता करते हैं, इसके बारे में बारीकी से छानबीन करते हैं, तो पता चलता है कि ये जो गणेशानंद है ये इसी हस्तिनापुर में एक जगह है विदुर धाम। इसी विदुर धाम में एक मंदिर में बकायदा ये तंत्र क्रिया करता है, खुद का इसका एक अवघड़ स्थल है। अपने आप को एक बहुत प्रसिद्ध तांत्रिक बताता है और कभी कभी ये चित्रकूट भी जाता है सिद्धि वगैरह करने के लिए। अब पुलिस वालों के पास सारी कड़ी जुड़ चुकी थी, बाइक भी इसी हस्तिनापुर में मिली, लास्ट लोकेशन भी इसी हस्तिनापुर में मिली और एक तांत्रिक के पास पैसे भी भेजे गए थे। ये तांत्रिक भी इसी हस्तिनापुर में अपनी धुनी रमाता है। तो फिर क्या था, पुलिस वाले अब इस गणेशानंद को उठाने का प्लान बनाते हैं। लेकिन अब इसके साथ भी एक दिक्कत है कि गणेशानंद चित्रकूट में कहाँ रहता है, क्या करता है, बहुत एग्जैक्ट डिटेल मिल नहीं रही थी। इसीलिए पुलिस वाले अब बाकायदा अपना जाल बिछाते हैं और जाल बिछाने के साथ साथ इस गणेशानंद के लौट के आने का इंतज़ार करते हैं। लौट के आने का इंतज़ार करते हैं, साथ ही अपने इन्फॉर्मर एक्टिव करते हैं। तो लगभग 24-25 अप्रैल को ये जो गणेशानंद था ये लौट के आता है और जैसे ही ये लौट के आता है फ़ौरन ही पुलिस वाले इस गणेशानंद को उठा लेते हैं, उठाते हैं और जैसे ही इस मामले के बारे में पूछते हैं तो थोड़ी देर तक ये आनाकानी करता है। लेकिन जब पुलिस वाले अपने पुलिसिया अंदाज में इससे पूछताछ करते हैं तो ये कबूलता है और कहता है कि हाँ साहब, इस गोपीचंद को मैंने ही मारा है। अब ये बात जब ये कबूलता है तो फिर पुलिस वाले कारण पूछते हैं। तब इसने जो कहानी सुनाई, ये कहानी वास्तव में इतनी चौंकाने वाली है
कि आज भी लोग ऐसे ऐसे चीज करते हैं। दरअसल ये जो गोपीचंद था, इसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद एक लड़की के साथ अफेयर में था। लड़की के साथ ये अफेयर में था, साथ ही उस लड़की के साथ इस कदर इसका शिद्दत वाला इश्क था कि उस लड़की से शादी करना चाहता था। अब ये पुलिस महकमे से जुड़ा था तो इसको बाकायदा पता था कि शादी कैसे करें। शादी करेंगे तो एक साथ दो वाइफ नहीं हो सकती, तो पुरानी वाइफ या तो खुद तलाक दे दे या तो मैं दे दूं, लेकिन तलाक में भी दोनों का राजी होना जरूरी है। या फिर ये कुछ ऐसा हो जाए कि इस वाइफ से पीछा छूट जाए। इसीलिए शुरुआत में ये अपनी वाइफ को टॉर्चर करना, परेशान करना शुरू करता है इस उम्मीद में कि वाइफ जो है वो मुझे छोड़ देगी और छोड़ने के बाद चली जाएगी, इसके बाद तलाक अप्लाई कर देगी, फिर मैं तलाक दे दूंगा, मेरा मामला क्लियर। लेकिन सारे टॉर्चर में, सारी चीज़ में वाइफ जो थी, ना ही इसको कुछ कहती है, ना ही तलाक के बारे में सोचती है, ना ही अलग होने के बारे में। वाइफ पूरी तरह इससे लॉयल, इसके साथ जीने मरने की कसमें खा चुकी थी। तब फिर ये क्या करे? तब इसके दिमाग में आया कि एक काम करते हैं, अपनी वाइफ का मर्डर करवा देते हैं। अब मर्डर करवा देते हैं, लेकिन फिर वही बात, ये पुलिस महकमे से जुड़ा था तो इसको बाकायदा पता था कि आज नहीं तो कल अगर मैं कोई क्राइम करवाऊंगा, मर्डर करवाऊंगा, तो जो पुलिस वाले मेरे गिरबान तक पहुंच जाएंगे, चाहे जैसे कड़ी जोड़ते जाएंगे मुझ तक पहुंचेंगे, मुझे सज़ा हो जाएगी। हो सकता है 1-2 साल लग जाए, हो सकता है 10 साल लग जाए, लेकिन केस है तो सुलझेगा ज़रूर। तो फिर ऐसा मर्डर करवाएं जिसमें जो कातिल हो वो किसी को दिखाई ही ना दे, वो कोई भूत हो, कोई प्रेत हो, कोई परलौकिक शक्ति हो। तो परलौकिक शक्ति से अगर कत्ल करवाना है तो कौन कर सकता है? तो फिर इसके दिमाग में आया कि किसी तांत्रिक से मिलते हैं। अब ये ऐसे तांत्रिकों के बारे में पता करने लगता है, ऐसे तांत्रिकों के बारे में ये खोजबीन करता है, और इसी बीच इसे पता चलता है गणेशानंद के बारे में। ये बाकायदा गणेशानंद से मिलता है, उससे पूछता है कि बाबा ऐसे ऐसे काम है, आप कर पाएंगे? अब गणेशानंद शुरू में हिचकता है, लेकिन फिर जब देखता है कि सामने से पैसे का ऑफर है, तो गणेशानंद भी कहता है कि ठीक है, लेकिन पैसे ज़्यादा लगेंगे, अगर दे सकते हो तो मैं कर दूंगा। ये कहता है बाबा पैसे की कोई बात नहीं है, आप जितना मांगेंगे मैं दे दूंगा, बस आप मेरा काम कर दो। अब साल 2022 से ही ये प्रक्रिया शुरू होती है। बाबा मान जाते हैं। पूजा पाठ के नाम पे, धर्म कर्म के नाम पे, अनुष्ठान के नाम पे, तंत्र क्रिया के नाम पे बाबा इससे लगातार पैसे मांगता रहा। ये लगातार 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख पैसे देते रहे। धीरे वक्त गुजरता गया। बाबा ने इसे कहा था कि मैं अनुसंधान करता रहूँगा, वाइफ तुम्हारी धीरे धीरे बीमार होगी, बीमार होकर मर जाएगी और तुम्हारा मामला क्लियर। लेकिन जब धीरे धीरे वक्त गुजरा और 1 साल बीतने के करीब था मामला, और वाइफ मरने को तो छोड़िए, वो उसे बुखार तक नहीं हुआ, तो फिर कहीं ना कहीं जो गोपीचंद था उसका ईमान गणेशानंद से डगमगाने लगता है। अब गणेशानंद से जब ईमान डगमगाने लगा तो फिर इसके दिमाग में आया गणेशानंद के कि अभी पुलिस वाला है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे फंसा देगा, मुझे जेल में डाल दे। तो फिर जब आए दिन अक्सर ऐसा होने लगा कि जो गोपीचंद था वो कहने लगा कि बाबा आप इतने पैसे ले रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा, आप मेरे पैसे दीजिए। तो फिर इसके दिमाग में आया कितने पैसे ले चुका हूँ कि देना भी पॉसिबल नहीं। तब फिर इसके दिमाग में खौफनाक प्लान आता है। 26 तारीख को ये फिर फ़ोन करता है, बुलाता है कि काम करो, आज आखिरी पूजा है, इतने पैसे भेज दो, एक मुर्गा ले लो और बस चले आओ और तुम्हारा काम आसान। अब इधर जो गोपीचंद था एकदम खुश कि आज अपनी वाइफ से पीछा छूट जाएगा। ये अपनी बाइक उठाता है, बाइक उठाने के बाद पहुंचता है। पहुंचने के बाद हस्तिनापुर से पहले इसने फ़ोन वगैरह स्विच ऑफ कर लिए, इस कोशिश में कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ आ रहा हूँ, किसी को कभी पता ही ना चले, कहीं ऐसा तो नहीं कि वाइफ मेरे ऊपर सर्विलांस लगाई हो, मुझे चेक कर रही हो। तो इसने खुद से ही अपनी लास्ट लोकेशन हस्तिनापुर से पहले ही ऑफ कर दी, फ़ोन स्विच ऑफ। उसके बाद फिर बाबा के आश्रम में पहुंचता है, विदुर धाम। बाबा से कहता है कि बाबा सारे सामान लेके आया हूँ, पूजा पाठ शुरू कीजिए। तो बाबा कहते हैं कि ये पूजा पाठ यहाँ नहीं हो सकती। तो फिर ये कहता है कि कहाँ होगी? तो फिर बाबा बताते हैं कि एक बहुत सिद्ध तांत्रिक स्थल है, ये हस्तिनापुर में सूरजपुर एक गांव है, वहाँ पड़ेगा, वहाँ चल रहा होगा। अब ये दोनों लोग वहाँ पहुँचते हैं, रात का वक्त था। बाबा अपना अनुष्ठान शुरू करते हैं, पूजा पाठ शुरू करते हैं, अपनी तंत्र क्रिया ये सारे काम करते हैं और इससे कहते हैं कि तुम आँख मूंद के इसी ज़मीन पे लेट जाओ। बाबा हवन कर रहे हैं, आँख मूंद के लेटा इस उम्मीद में कि बस अब पीछा छूटने वाला है। बाबा 12 बजे का इंतज़ार करते हैं, फिर मुर्गे की बलि देते हैं और जैसे ही बलि देते हैं उसके बाद ये खुश होता है, आँख इसकी बंद थी। तो फिर उसी हथियार से बाबा इसके ऊपर हमला कर देता है। बाबा हमला करता है, हमला करने के बाद
इससे पहले कि ये कुछ समझ पाता, बाबा इसका गला काट देते हैं, इसकी मौत हो जाती है। उसके बाद इसके मोबाइल को, इसके सामान को, इसके कपड़ों को, बाइक को उसी गंगा नदी के किनारे नदी में प्रवाहित कर देते हैं और इसकी लाश को बीच नदी में फेंक देता है बाबा। अब ये बात जैसे ही पुलिस वाले सुन रहे थे तो पुलिस वाले फौरन एक टीम लेके उस नदी के पास जाते हैं। गंगा नदी है, उस नदी को आज तक सर्च कर रहे हैं। 28 तारीख को ये सारी चीज़ें खुलासा हुई। 28 तारीख से आज तक सर्च कर रहे हैं और अभी तक लाश जो है वो बरामद नहीं हुई। तो सोच के बड़ा अजीब लगता है कि एक मुख्यमंत्री का सिक्योरिटी गार्ड, उसके घर की सुरक्षा करने वाला, एक बड़े पढ़े लिखे माहौल में रहने वाला एक आदमी इस तरह से कैसे काम कर सकता है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। बातें हैं आज के सवाल पे, और मेरा सवाल था कि क्या सूरज की तरह चांद के पास भी, जैसे उस दिन सूरज के पास एक रिंग जैसी चमकीली संरचना दिखाई दी थी, तो क्या ये पॉसिबल है कि चांद के साथ भी दिखाई दे? तो इसका जवाब है बिल्कुल, ये पॉसिबल है। और इसके पीछे जो कारण है कि अक्सर बर्फ़ में, बादलों में बर्फ़ अक्सर जमी होती है, चूँकि आसमान में तापमान बहुत परिवर्तित होते रहते हैं, कभी बहुत डाउन कभी बहुत हाई। तो उन्हीं बर्फ़ से जब रोशनी टकराती है, तो जिस चीज़ से टकराती है, जिस चीज़ से रोशनी निकल रही है, अगर उसके आसपास चारों तरफ बादल है और उस बादल में बर्फ़ है, तो जब प्रकाश टकराएगा तो टकराने के बाद बर्फ़ में क्रिस्टल्स बनते हैं। तो उस क्रिस्टल से फिर प्रकाश का एक तरह से प्रकीर्णन होता है। उसी प्रकीर्णन से हमको उस आकृति, चाहे वो सूरज हो चाहे चंद्रमा हो, उसके आसपास हमको इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो इस सवाल का सही जवाब दिया है अवंती जी हैं, रामलाल जी हैं, निखिल कुमार जी हैं, सुनील कुमार जी हैं। आप तमाम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, तो आप तमाम लोगों को दिल से शुभकामनाएं। अब आते हैं आज के सवाल पे, और आज का मेरा सवाल है कि जो जबड़े से काटने की ताकत होती है वो किस जानवर की सबसे ज़्यादा होती है? हर जानवर की जाहिर सी बात है अलग अलग होगी, तो किस जानवर की सबसे ज़्यादा होती है और क्यों? अगर आपको इसका जवाब पता हो तो कमेंट करके बताइएगा। अगर नहीं पता हो तो कल का इंतज़ार कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा। और ऐसी कहानियों को सुनने के लिए और ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी रात 10 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।